हो गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब आपका यूनिट नंबर 5 आपका शुरू हो जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि जितने भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, उसको अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टेक होल्डर हमारे कौन कौन हो गए, जो भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, या फिर पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है, उन लोगों को अपनी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्या कहलाया जाता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहलाया जाता है। अब उसके अंदर हम इन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को अपने क्या क्या बताएंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में, ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बारे में, मैनेजमेंट के डिस्कशन के बारे में और डिस्क्लोजर एंड नोट्स के बारे में। अब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि जो भी चीज़ें हैं कंपनी और लोगों के बीच, उसके स्टेक होल्डर के बीच, वो ट्रांसपेरेंट रहें और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले कंपनी के ठीक है, ताकि उन लोगों को भरोसा रहे उस कंपनी पर। डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर हैं, जिनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, वो उससे रिलेटेड डिसीजन में ले पाएँ कि मतलब और आगे इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना, इस चीज़ में उनको मदद करता है। जितने भी स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही कंपनी, इस चीज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन बताने की कंपनी नुकसान में है, घाटे में है, या फिर फ़ायदा कमा रही है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और कंपेरेटिबिलिटी, यानी जो कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से किस तरीके से अच्छी, और ओवर टाइम किस तरीके से कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है और कौन सी कंपनी डिक्लाइन कर रही है। और कंप्लायंस कि जितने भी स्टैंडर्ड लॉज हैं, कंपनीज एक्ट हैं या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उस चीज़ को कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। और रिलायबल है कंपनी, भरोसे लायक है या फिर नहीं, अपना फाइनेंशियल डाटा जो है वो कंसिस्टेंसी से प्रोवाइड कर रही है या नहीं, कुछ चीज़ें छुपा तो नहीं रही कंपनी। इस चीज़ के लिए ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि एनुअल रिपोर्ट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है कंपनी की, जिसके अंदर पूरी कंपनी ने पूरे साल किस तरीके से परफॉर्म करा उसके बारे में लिखा हुआ होता है। सबसे पहले तो उसके अंदर सारी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, जैसे आपकी बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट आएगी, ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आएगी, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी, CSR की रिपोर्ट आएगी, रिस्क मैनेजमेंट की रिपोर्ट आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें अरेंज होती हैं। अब एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में फ़र्क क्या होता है। अब एनुअल रिपोर्ट एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक नैरो टर्म है, इसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड होता है, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। इसके अंदर जैसे डायरेक्टर की रिपोर्ट, CSR की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी। एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट का पर्पज़ मेन ये होता है कि जो भी कंपनी से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स को बताना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन मकसद ये होता है कि जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की, उसको बताना किन लोगों को, जो स्टेक होल्डर हैं, कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसने क्या बताया कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो फाइनेंशियल समरी होनी चाहिए, डिविडेंड डिक्लेरेशन होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए डायरेक्टर की, और जो भी की मैनेजरियल पर्सन है उन लोगों की पूरी डिटेल होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स होनी चाहिए, CSR की एक्टिविटीज़ क्या कर रही है कंपनी, इनिशिएटिव्स क्या ले रही है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है कंपनी की, ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्व करा, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करे, और जो सब्सिडरीज़ हैं कंपनी की या फिर जितने भी जॉइंट वेंचर है उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे, और जो भी एनर्जी या फिर टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रही है वो कंपनी, उसके बारे में भी पूरी दे। अब XBRL रिपोर्टिंग क्या होती है। XBRL की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब XBRL क्या होता है, ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम अपना बिजनेस या फिर फाइनेंशियल डेटा शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी ट्रांसपेरेंसी जो होती है कंपनी की, वो इम्प्रूव होती है, एक्यूरेसी होती है, एफिशिएंसी होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर।
ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये जो डेटा है उसको मशीन रीडेबल और कंपेरेबल बना देता है कि मशीन उसको आसानी से रीड कर सके और दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सके, और रेगुलेटर्स की मदद करता है और इन्वेस्टर्स की मदद करता है कि उनको ईजी एक्सेस मिल जाए ताकि वो कंपनी का सारा डेटा जो है समझ सके। जैसे कि अभी आप किसी भी शेयर खरीदने जाएंगे तो आप उसके बारे में ऑनलाइन कुछ भी चीज़ पता कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है या फिर कुछ भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट होंगी। और XBRL कौन यूज़ करता है, ठीक है, जो कंपनीज़ हैं जैसे कि MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इन लोगों को जो है फाइनेंशियल जो है XBLR फॉर्मेट में डालने ज़रूरी होते हैं। अब ड्राफ्टिंग ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट होते क्या हैं। ये जितनी भी एडिशनल एक्सप्लेनेशन होती है ना, या फिर जो डिटेल होती है रिलेटेड, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट। जैसे आप बनाते थे ना 11th-12th के अंदर लास्ट के अंदर नोट्स टू अकाउंट, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी आप किसके अंदर डाल देते, वो नोट्स टू अकाउंट के अंदर डाल देते। तो ये वही होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, ताकि जो भी आपने एंट्री पास करी वो ट्रांसपेरेंट रहे और उसके अंदर क्लियरिटी होगी ये आपने एंट्री क्यों पास करी है। तो इस वजह से इसको बनाया जाता है। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये सब चीज़ें भी आपको लिखनी होती हैं। ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी उसके ऊपर मार्क करके ये लिख दो कि ये क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर कंटेंट आपके क्या क्या आएंगे, इसके अंदर सारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आएंगे कि दोनों चीज़ें फॉलो कर रही हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को फॉलो किया जा रहा हो, डेप्रिसिएशन मेथड, सेगमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब आती है सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 के अंदर दे रखी है। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी है उसके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट होते हैं, हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है एक कंपनी एक उसकी सब्सिडरी क्लोथ बना रही हो, एक सब्सिडरी उसके शूज़ बना रही हो, तो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट हो सकते हैं, या फिर अलग अलग जोग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकते हैं कि एक दिल्ली में एक मुंबई में। तो हर जगह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना क्या कहलाया जाता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग कहलाया जाता है। ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है, जो स्टेक होल्डर हैं वो ये चीज़ समझ सकें कि किस तरीके से अलग अलग सेगमेंट कंपनी का परफॉर्म कर रहा है, कि मतलब शूज़ वाले के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर क्लोथ्स वाले के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, दिल्ली में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मुंबई में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो इस चीज़ को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। डेफिनेशन क्या आती है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 के अकॉर्डिंग। बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप बिज़नेस को अपने उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से बांट देते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बिजनेस सेगमेंट। ठीक है। और ज्योग्राफिकल सेगमेंट वो होगा जो आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से बांट देते हो, ठीक है, वो होगा आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमें क्या क्या देनी होती है, सेगमेंट रिव्यू की बारे, जैसे दिल्ली में कितना पैसा कमाया जा रहा है और हर सेगमेंट का रिजल्ट कितना है, हर सेगमेंट के अंदर एसेट कितना है, हर सेगमेंट के अंदर लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर बतानी होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। जब हम नॉन फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जब ESG से रिलेटेड जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो एक बिज़नेस जो कर रहा है वो प्रॉफिट पर तो ध्यान दे ही दे, साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ पर भी ध्यान दे। इसके अंदर का एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट कितना जनरेट हो रहा है कंपनी में, एनर्जी और वाटर का यूजेज कितना हो रहा है, एम्प्लॉय वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, कम्युनिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी का। ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, एक ऐसा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम 3 चीज़ों को देखते हैं, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। यानी सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे कि इकोनॉमी ग्रो हो, फिर पीपल्स देखेंगे कि लोगों का भला हो सोशली, प्लैनेट देखेंगे कि हमारे प्लैनेट को कुछ नुकसान ना पहुँचाए, हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा ही पहुँचाए। अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि जितना भी ओवरऑल इम्पैक्ट है बिज़नेस का, प्रॉफिट के अलावा सब चीज़ पर फोकस करें, साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ पीपल्स पर भी और प्लैनेट पर भी फोकस किया जाए। अब CSR रिपोर्टिंग होती क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग होती क्या है। ठीक है। जितनी भी CSR एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसको CSR एक्टिविटीज़ के लिए देना पड़ता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोगों के भले के लिए उसको अपना 2% खर्च करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम CSR एक्टिविटीज़। तो जब भी कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगी कि उसने CSR के अंदर कितना पैसा खर्च करा, क्या पॉलिसीज थी, सेक्शन 135 के अंदर 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये चीज़ डिफाइंड की गई है कि कंपनी को जितनी भी CSR एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर स्पेंडिंग कितनी करी उसने, या फिर जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी होती हैं। और कंपनीज किन किन कंपनी को ये सारी चीज़ें कंपनी होती है, या तो उनकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या
फिर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा हो। तो ये अगर तीनों में से एक भी लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपको CSR एक्टिविटी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी लिमिट पूरी हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो जितना भी आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, अरे कहाँ चला गया, सॉरी, जितना भी आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हो उसका 2% आपको कहाँ देना है, CSR के अंदर देना है। इस एरिया क्या क्या आ गया आपके CSR एक्टिविटीज़ के, जैसे एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, ये सारे क्या आ गए आपके एरियाज़ ऑफ CSR एक्टिविटीज़ आ गए। और CSR कमेटी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। समरी टेबल आ गई, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ा हमने, एनुअल रिपोर्ट देखी क्या होती है, बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, XBRL क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन एंड CSR रिपोर्टिंग होती क्या है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बस अगले ही अब अगले यूनिट का, मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर, यूनिट नंबर 1 की तो मैंने करा दी हैं न्यूमेरिकल्स। अब 2, 3, 4, 5 के आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो भी हैं इसके मोस्टली तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। आपका 30 to 40% ही आएगा आपका थ्योरी का पार्ट, बट 1 घंटे के अंदर आपका 30 to 40% कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ अकेडमी के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।